नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा संध्याकालीन कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसके माध्यम से कृषि से जुड़ी, पशुपालन और तकनीकों से जुड़ी तमाम नवीनतम जानकारियां हम आपको साझा करते हैं। आज भी हम कुछ ऐसी ही जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम की कड़ी में हम चर्चा करेंगे कृषक हित में कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियाँ और बरसात के दिनों में पशुओं को परजीवी जनित रोगों से कैसे बचाएं, इसके संबंध में। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। मत्स्य पालन के लिए सबसे उपयुक्त समय अभी। धान की फसल को खैरा रोग से बचाएं और किसानों के लिए बेहद उपयोगी लैंड लेवलर मशीन। मत्स्य पालक बंधुओं, मत्स्य पालन के क्रम में यदि कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है, जैसे कि प्रदेश के हिसाब से सही करपों का चुनाव, इसके अलावा बीचरा डालने से पूर्व तालाब की तैयारी, विविध प्रजातियों का सही अनुपात और उर्वरक प्रबंधन। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी आमदनी को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अभी मत्स्य पालन का एक पीक सीजन चल रहा है, तो अभी जल्द से जल्द अपने तालाबों में वो जीरा संचय करें। जीरा संचय के लिए आवश्यक है कि वो सही साइज का जीरा, बड़े अंगुलिका का साइज का जीरा जो है सो तालाबों में संचय करें और तालाबों की परिस्थिति के हिसाब से उसमें प्रजातियों का सही अनुपात, रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प इत्यादि का सही अनुपात रखें। किसान भाई बहनों, यदि आप बरबटी या बोरों के उत्पादन से जुड़े हैं तो इसके उन्नत प्रभेदों का ही चुनाव करें, जिससे कि आपको गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्त हो। प्रभेदों का चुनाव स्थानीय वातावरण और मिट्टी के हिसाब से करना चाहिए। बोरों के उन्नत प्रभेदों में पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, पूसा ऋतुराज, पूसा कोमल, काशी श्यामल, काशी कंचन आदि प्रमुख हैं। बाजारों में एक सब्जी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है और वह है बरबट्टी। यह सब्जी देखने में लंबी, पतली और हरी होती है। इससे लोग कई प्रकार के पकवान पकाते हैं। इससे कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। स्टडी के मुताबिक बरबट्टी में कैलोरी की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, जो वजन को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। यह फाइबर का बहुत ही अच्छा स्रोत है, जिसका सेवन करने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती। धान एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो कि पूरे विश्व की आधी से ज्यादा आबादी को भोजन प्रदान करती है। भारत में धान की खेती लगभग 450 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में की जाती है। वर्तमान समय में धान की फसल बढ़ने की अवस्था में है। ऐसे में जैविक अजैविक कारकों के कारण धान की फसल पर खैरा रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। इसमें जस्ते की कमी वाले खेत में पौधा बौना रह जाता है तथा कले कम निकलते हैं एवं जड़ें भी कम बनती है तथा भूरी रंग की हो जाती है। खैरा रोग के नियंत्रण के लिए 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर बुआई पूर्व उपयोग करें। किसान भाई बहनों, सब्जियों की खेती में थोड़ी सी सावधानी बरतकर अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। ऐसी ही एक सब्जी है कुंदरी। इसके उत्पादन में लागत कम लगती है और मुनाफा ज्यादा होता है। पटना जिला के प्रगतिशील और कर्मठ किसान दिलीप कुमार, जो पिछले कई वर्षों से कुंदरी की फसल का उत्पादन कर रहे हैं और काफी मुनाफा ले रहे हैं, उनसे जानते हैं कुंदरी के उत्पादन से जुड़े उनके अनुभव। हम 1 बीघा कुंदरी का खेती किए हुए हैं। उसमें लागत करीब 40,000 का है। उम्मीद करते हैं कि 60 से 70 हज़ार रुपये आने का उम्मीद है। लेजर लैंड लेवलर को लेजर समतल भी कहा जाता है। यह मशीन किसानों के लिए बेहद उपयोगी है, विशेषकर ऐसे किसानों के लिए जिनके खेत पूर्ण रूप से समतल नहीं है, उबड़ खाबड़ है। ऐसे खेतों को खेती लायक बनाने का काम इस लेजर लैंड लेवलर मशीन की सहायता से किया जाता है।
इस मशीन का काम भूमि को समतल बनाना है ताकि उस भूमि पर खेती करना आसान हो जाए। इससे फसल पर समान रूप से सिंचाई होती है, जिससे पानी की बचत होती है। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं सब्जी मंडी बाढ़, जहां जानेंगे हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। करेला 3500 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 3200 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 3000 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 2500 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारियों के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी अभी आप रूबरू हो रहे थे खबरें खेती की, जहां आपने जाना उन्नत प्रभेदों के बारे में, तकनीकों के बारे में, मंडी भाव में जाना ताज़ा फलों और सब्जियों के भाव के बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कृषक हित में कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियों के बारे में। किसान भाइयों बहनों नमस्कार। कृषि के क्षेत्र में कई तरह के शोध एवं अनुसंधान कार्य होते रहते हैं, लेकिन इन तमाम जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए देश के लगभग हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं। ये कई तरह से किसानों की मदद करते हैं। उन्हें कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिनका लाभ उठाकर हमारे किसान भाई आसानी से अपना खेती और किसानी कर पाते हैं। तो आज का ये हमारा कार्यक्रम इसी विषय पर आधारित है और इस पर अधिक जानकारी लेने के लिए हम बात करेंगे अपने विशेषज्ञ से। तो आज का हमारा विषय है किसानों के हित में कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियाँ। सर, आप हैं डॉक्टर नित्यानंद, वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान, कृषि विज्ञान केंद्र औरंगाबाद। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राम, धन्यवाद। सर, पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं
सर, किसानों के नज़रिए से देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका क्या है? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। देखिए, कृषि के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो कृषि शिक्षा की बात, जब विश्वविद्यालय की बात होती है तो वहाँ पे 3 तरह का कार्य संपादित किया जाता है। पहला है शिक्षण कार्य, दूसरा है शोध कार्य और तीसरा है प्रसार कार्य। प्रसार कार्य की भूमिका किसानों के नज़रिया से अगर देखा जाए तो सबसे अहम होता है। कारण ये है कि जब भी कभी भी किसी भी तकनीकी को किसानों तक पहुंचाना है तो इसमें कृषि विज्ञान केंद्र का रोल बहुत ही अधिक हो जाता है। आज अगर हम देखें तो पूरे हिंदुस्तान में 731 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। अगर हम अपने बिहार की बात करें तो बिहार के सभी 38 जिलों में टोटल 44 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। अब यहाँ ये है कि जिला स्तर पे, क्योंकि विश्वविद्यालय अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो एक बिहार कृषि विश्वविद्यालय है जो राज्य के स्तर से संचालित है। दूसरा हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय के नाम से जो पूसा में अवस्थित है। अब वहाँ किसानों तक को पहुँचना जो है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू होता है। सरकार इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किया और वहाँ 6 वैज्ञानिक कार्यरत होते हैं, विषय वस्तु विशेषज्ञ जिसको कहा जाता है, अलग अलग विषयों का। और एक प्रधान होता है जो वरीय वैज्ञानिक होता है जो कार्यरत होते हैं। तो किसानों को कृषि में जितने भी तरह की समस्या, आज आप अभी की बात करें, अब किसान हमारे धान लगा रहे हैं, काफ़ी विलम्ब हुआ है चूँकि वर्षापात नहीं हुई है बहुत कम होने के कारण। लेकिन इस परिस्थिति में भी किसान क्या करें, तो इसकी सलाह लेने के लिए वो कहाँ जाएंगे? तो इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र हर जिला में अवस्थित है। किसानों को किसी तरह की समस्या होती है, उनके पौधा वो लगा रहे हैं, उस पौधा में हो सकता है कि कोई कीड़ा लग रहा है, कोई बीमारी लग रही है, तो उसका समाधान लेने के लिए विश्वविद्यालय तक जाना ये बहुत बड़ा समस्या किसानों के लिए होता है। और आज के डेट में हर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र होने के कारण किसान अपनी हर समस्या का समाधान सरलतापूर्वक, आज आईटी का युग है, हम लोग के पास मोबाइल नंबर हज़ारों हज़ार की संख्या में किसानों के पास मौजूद है। किसान अपनी समस्या को कभी भी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करके और उससे वो अपनी समस्या का समाधान पा लेते हैं। तो किसानों के लिए ये बहुत ही उपयोगी हो जाता है। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसान भाइयों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित करता है? कृषि विज्ञान केंद्र का किसानों के लिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 5 कार्य है जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किसानों के हित में संचालित किया जाता है। उसमें सबसे पहला आता है प्रशिक्षण, क्योंकि ज्ञान के अभाव में सही तकनीकी का प्रयोग किसान नहीं कर पाते हैं और इसके कारण जो है वो काफ़ी नुकसान उठाते हैं, उनका जो उत्पादन लागत है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसके लिए सबसे अहम पहलू होता है कि हम किसानों का ज्ञानवर्धन करें और इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र अपने क्षेत्र में कृषकों के लिए, चाहे वो कृषक पुरुष हों या महिला हों, उनके लिए प्रशिक्षण का आयोजन करती है। इसके अलावा जो प्रसार कार्यकर्ता हैं, जो बहुत सारे सलाहकार हैं, समन्वयक हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी नई तकनीकी से अंगीकृत करना ये भी कृषि विज्ञान केंद्र है। तो कृषि विज्ञान केंद्र प्रसार कार्यकर्ता जो हैं उनके लिए भी प्रशिक्षण का आयोजन करता है। अब गांव में बहुत सारे सरकार की योजना आ रही है कई कि कैसे युवाओं को स्वरोजगार के तरफ उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र ग्रामीण युवाओं के लिए 1 सप्ताह का, 15 दिन का, इस तरह का जो है एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है, जिसमें कि एक टॉपिक स्पेसिफिक होती है। जिस तरह से कभी बकरी पालन के ऊपर एक प्रशिक्षण दिया जाना है तो वो 7 से लेके 15 दिन का होता है। इसी तरह से मुर्गी पालन के ऊपर 7 से 15 दिन का होता है, मछली पालन के ऊपर, मधुमक्खी पालन के ऊपर, मशरूम के ऊपर। तो ऐसा गुण जिसके माध्यम से हमारे कृषक जो हैं
स्वावलंबी हो सके, अपना एक छोटा छोटा उद्योग स्थापित कर सके। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र में युवाओं के लिए खास तौर से विशेष प्रशिक्षण चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारा एक काम है OFT, ऑन फार्म ट्रायल। अब यहाँ क्या होता है कि बहुत सारी अनुसंधान होती है, तो उस अनुसंधान में हमारे क्षेत्र के लिए कौन सा तकनीकी कितना उपयोगी है, उसका हम लोग अपने KVK के फील्ड पे और किसानों के फील्ड पे हम उसका टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद जब वो टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, वो तकनीकी जब किसानों के लिए लाभकारी दिखता है, तो हम उसको प्रत्यक्षण में ले जाते हैं। प्रत्यक्षण के पश्चात जब वहाँ सक्सेस होता है, सफल होता है वो तकनीकी, तो हम कृषि विभाग को, आत्मा को वो तकनीकी देते हैं कि आप इस तकनीकी को बृहत स्तर पर इसका प्रसार का कार्य करें। तो हमारा उसके बाद FLD हो जाता है। इसके अलावा हमारा एक बहुत अहम काम है कि किसानों के उत्पादन में बीज का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हर कृषि विज्ञान केंद्र अपने केंद्र पर वो बीज का उत्पादन करते हैं। वो बीज के क्षेत्र में आधार बीज हो सकता है, कुछ कृषि विज्ञान केंद्र आधार बीज का उत्पादन करते हैं, कुछ जो है सो सर्टिफाइड सीड का उत्पादन करते हैं। तो एक अच्छा गुणवत्ता युक्त बीज भी मुहैया किसानों को कराना, ये भी कृषि विज्ञान केंद्र का एक मुख्य कार्य है। इसके अलावा आज भारत सरकार कई योजनाएं हैं जो कि चला रही है। अब दलहन में थोड़ा सा बढ़ावा मिले किसान को, किसान उसके लिए आगे बढ़े, तो उसके लिए एक प्रत्यक्षण है, समूह प्रत्यक्षण। उसके माध्यम से हर जिला में ICR के द्वारा ये संचालित है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से संचालित है। तो वो परियोजना के तहत क्लस्टर में जो है एक समूह में दलहनी को और तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ एक आर्या परियोजना है। आर्या परियोजना में युवाओं को ट्रेनिंग देके उनको स्वरोजगार के लिए कुछ सहयोग भी किया जाता है, जैसे बकरी पालन है, मशरूम पालन है, उसके बाद पोल्ट्री का है। इस तरह का योजना हमारे यहाँ चल रहा है। तो भारत सरकार कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उस जिला की आवश्यकता को देखते हुए, वहाँ जो संसाधन है उसको देखते हुए नई नई तकनीकी, नए नए छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र इस दिशा में कार्य कर रही है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाई बहनों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है।
जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। दर्शकों, अभी अभी आपने जानकारी ली कृषक हित में कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे विषय से संबंधित जानकारी लेते हैं, जो है बरसात के दिनों में पशुओं को परजीवी जनित रोगों से कैसे बचाएं, इसके संबंध में। नमस्कार दर्शकों, वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है और हमें पता है कि हमारे पशुपालक भाइयों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पशुओं में परजीवी जनित रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है, और चाहे वो बाह्य हो या आंतरिक। आज हमने विषय भी इसी पर रखा है। आज का हमारा विषय है बरसात में पशुओं में होने वाले परजीवी जनित रोगों से बचाव। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर आलोक भारती जी को, जो केवी के औरंगाबाद से है, विषय वस्तु विशेषज्ञ। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, हमें ये जानकारी दीजिएगा कि वर्षा ऋतु में ही परजीवी जनित रोगों का क्यों प्रभाव पड़ता है ज़्यादा पशुओं पे? वर्षा ऋतु में बारिश के मौसम में आर्द्रता काफ़ी बढ़ जाती है और साथ ही साथ उमस होने के कारण जो गर्मी होती है वो कीट पतंगों का बढ़ना काफ़ी फेवरेबल कर देता है। इस कारण से बारिश के दिनों में हमें इन परजीवियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। साथ ही साथ इस मौसम में तापमान का बहुत ही ऊपर उतार चढ़ाव होता है, जिस कारण से जो पशु होते हैं उनके जो इम्यूनिटी पावर है वो भी काफ़ी डिक्रीज़ कर जाती है। इस कारण से परजीवियों का आक्रमण करना काफ़ी आसान हो जाता है। सर, आप हमें यह बताएंगे कि पशुओं में होने वाले परजीवी जनित रोग कौन कौन से हैं और उनका उपचार किस प्रकार से किया जाता है? पशुओं में होने वाले बाह्य परजीवी मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक तो जिन्हें हम टिक्स कहते हैं। टिक्स जो होते हैं वे छोटे होते हैं और ये ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, जो बहुत आकार में छोटे होते हैं, जो आधा मिलीमीटर के अप्रॉक्स होते हैं, लेकिन जब खून चूस लेते हैं तो वो 2 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। टिक्स का मुख्य रूप से जो पशुओं में होता है कि वो चर्म रोग बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, वो वहाँ बार बार काटते हैं। इस कारण से जो चमड़ा होता है वो अन्य बीमारियों के लिए, अन्य जीवाणुओं को वहाँ पे बीमारी करने के लिए आकर्षित करता है। तो आप देखते हैं कि पशुओं में लाल चकता होना, बार बार खुजली वगैरह का पैदा लेना, और जो वो खून चूसते हैं इस कारण से पशुओं में एनीमिया भी डेवलप करता है। पशुओं में जो हम बांझपन की समस्या देखते हैं, गर्म ना होना की समस्या देखते हैं, तो इन सब में कहीं ना कहीं टिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ दूसरा होते हैं माइट्स। जो माइट्स होते हैं वो भी छोटे प्रकार के होते हैं और वो सतह पर भी रहते हैं और सतह के अंदर भी कभी कभी चले जाते हैं। जो सतह पर होते हैं वो मुख्य तौर पे कान के पास पाए जाते हैं, फिर आपको पैरों पे पाए जाएंगे, पूंछ के पास पाए जाएंगे और गले में पाए जाएंगे। ये छोटे छोटे होते हैं और खून काफ़ी हद तक चूसते हैं, जिस कारण से आपको एनीमिया मुख्य लक्षण है। और खून चूसने के दौरान वो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं जिसके कारण पशु कभी कभी लकवा भी ग्रस्त भी हो जाता है। और जो सतह के अंदर रहते हैं वो एक छेद बनाकर सतह में सुरंग बनाकर रहते हैं,
जिस कारण से पशुओं को बहुत तकलीफ़ होती है और वहाँ पे गुठली जैसे से शरीर पे बन जाते हैं और पशुओं को अत्यधिक खुजली होती है, जिस कारण से वे कहीं भी किसी दीवार पर या फिर खुट्टे पे रगड़ते हुए पाए जाएंगे। और ये मुख्य तौर पे मेंज एक डिजीज़ है जो कारक करते हैं और अत्यधिक इस बीमारी के होने के कारण कभी कभी पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। जो छोटे पशु होते हैं खासकर उनमें अगर ये पकड़ता है तो आपको शरीर का बाल का झड़ना, खून की कमी, विकास दर में ह्रास होना, उत्पादकता की दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने हमें जानकारी दी बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी के संबंध में। अब हमें जानकारी दीजिएगा कि हमारे पशुपालक भाई परजीवियों से किस प्रकार उपचार करें अपने पशुओं का। पशुपालक भाई अपने पशुओं को इन परजीवियों से काफ़ी आसानी से बचा सकते हैं। सबसे प्रथम उनको अपने पशुशाले को लगभग दिन में एक बार ज़रूर सफाई करनी चाहिए और अगर सफाई फिनाइल से किया जाए या चूने की घोल से किया जाए तो अति उत्तम माना जाएगा। साथ ही साथ उनको अपने पशुओं को जो भी 3 माह से बड़े पशु हैं उनको 3 महीना के अंतराल पर एक बार कीड़े की दवा ज़रूर देनी चाहिए। पशु अपने पशुओं को जो चराने ले जाते हैं वो कोई गीले जगह पर न ले जाएँ। गीला जगह में अक्सर क्या होते हैं कि कीट पतंगों का प्रकोप ज़्यादा होता है और घास खाने के दौरान वो उनके शरीर में जाकर उसका अंडा जाता है और वो फिर वहाँ पे व्यस्त बन जाते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम की कड़ी में दी गई तमाम जानकारियाँ आपके लिए लाभकारी होंगी। ऐसी ही जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी में। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।